Hello students, good morning everyone. Welcome to online classes in गायत्री स्कूल अर्निया। देखिए, पिछले वीडियो में हमने लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ा। जो ऑफिशियल लेटर्स थे वो मैंने आपको बताए, ऑफिशियल लेटर। आज देखिए लेटर राइटिंग का ही पार्ट है अपना। ऑफिशियल लेटर मैंने बता दिया था आपको कि ऑफिशियल लेटर में जो कंप्लेनिंग लेटर थे वो लिखाए। आज देखिए इसमें एक न्यू टॉपिक लेते हैं हम लेटर राइटिंग के अंतर्गत ही। देखिए एक तो होता है, आपको पता है, ऑफिशियल लेटर, और नंबर 2 था आपका बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर, और नंबर 3 में आपको बताया था जॉब एप्लीकेशन, या जिसको आप बोलते हो रिज्यूम। क्या बोलते हो? रिज्यूम। तो देखिए ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? फॉर्मल लेटर में आते हैं। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही आते हैं ये जो जॉब एप्लीकेशन या रिज्यूम है, या फिर ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर। मैंने आपको ऑफिशियल लेटर के बारे में बताया, जो अधिकारियों को पत्र लिखा जाता है। कंप्लेनिंग लेटर है। कंप्लेनिंग लेटर के अलावा अब जो आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसमें नए टॉपिक की कौन सी की? देखिए जॉब एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा मैं आपको। किसके बारे में बताऊंगा? जॉब एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, और लगभग ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मैं आज ये जॉब एप्लीकेशन है वो लगभग बता ही दूंगा, सिखा ही दूंगा। ऐसी एक्सपेक्टेशन है मुझे जॉब एप्लीकेशन के बारे में। अब देखिए जो बात क्या है, सीधी सी बात है। अब आप इसको क्या बोलोगे? कहीं पर भी आप मान लीजिए कोई इंटरव्यू वगैरह देने के लिए आपको आगे आवश्यकता पड़े, तो इसमें क्या है, इंग्लिश की आवश्यकता मेन होगी, या जो CGL से रिलेटेड है, RS IAS, सभी में इंग्लिश की आवश्यकता होती है। सभी में इंग्लिश का पेपर होता है इनमें। तो आपको पता है ये क्या है, आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। क्या है ये? प्रोनाउंसिएशन के तौर पर एक ये। तो प्रोनाउंसिएशन के तौर पर जैसे मान लीजिए आप इसको क्या बोलते हो? एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन नहीं बोला जाता इसको इंग्लिश में, ये आप ध्यान में रखिए। इसको एप्लीकेशन नहीं बोल सकते हम, ये है एप्लीकेशन। क्या बोलोगे इसको? एप्लीकेशन। समझ गए? तो एप्लीकेशन बोला जाता है, न कि एप्लीकेशन। तो वो क्या है, प्रोनाउंसिएशन इसका बिल्कुल गलत होगा। आप कहीं पर भी ट्राई मार लीजिए, एप्लीकेशन नहीं होगा, एप्लीकेशन होगा। दूसरी बात कर रहा था मैं इसकी, इसको आप बोलते हो, अधिकतर बच्चे बोलते हैं इसको रिज्यूम। क्या बोलते हैं? रिज्यूम। तो ये रिज्यूम नहीं होकर के रेज्यूमे बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? रेज्यूमे। तो रेज्यूमे बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका है इसको भी आप अपनाइए। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आपका। तो ये देखा जाता है इंटरव्यू वगैरह में। तो ये रेज्यूमे है, ये एप्लीकेशन है। समझ गए? अब मैं बात कर रहा था अपने टॉपिक पर। टॉपिक की बात लेते हैं। देखिए ऑफिशियल लेटर मैंने बता दिया। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, जॉब एप्लीकेशन। समझ गए? जॉब एप्लीकेशन के बाद में रेज्यूमे के बारे में बाद में बात करेंगे। जो जॉब एप्लीकेशन है, रेज्यूमे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। आज जॉब एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए, जॉब एप्लीकेशन को किस प्रकार से लिखा जाता है। जॉब एप्लीकेशन को हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, जॉब एप्लीकेशन। ये लेटर, इसको जॉब लेटर भी बोल सकते हो आप। जॉब लेटर ही होता है ये, लेकिन ये मोस्टली है, इंपॉर्टेंट है, जॉब एप्लीकेशन। तो हेडिंग डालिए। थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको इसके बारे में। जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन। अब इसी के अंतर्गत ही मैंने बताया था आपको कि एक तो इसके अंतर्गत क्या लिखते हैं हम, एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है वो लेते हैं, और जो दूसरा इसका जो पार्ट है वो रेज्यूमे है। इस प्रकार से व्यक्त करते हैं इसको। तो एप्लीकेशन का टाइप अलग होता है और रेज्यूमे का टाइप अलग होता है। ये अलग टाइप से लिखा जाता है और ये अलग टाइप से लिखा जाता है। तो ये मैंने पहले बता ही दिया कि फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? तो हम इसको फुल ब्लॉक स्टाइल में, मतलब जो
ब्लॉक स्टाइल है, फुल ब्लॉक स्टाइल में लिखेंगे इसको, मतलब इसका जो पता वगैरह एड्रेस वगैरह है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जॉब एप्लीकेशन में। अब देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो सीधा सा फॉर्मेट बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को इस वीडियो में आप जो इस फॉर्मेट को जो बच्चा समझ गया, मान लीजिए उसको जॉब एप्लीकेशन लिखना आ गया, नो प्रॉब्लम, कैसी भी जॉब एप्लीकेशन हो आसानी से हल कर सकता है उसको, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। तो आप अपना जो माइंड है उसको कंसंट्रेशन कीजिए थोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए जॉब एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखेंगे, इसका फॉर्मेट बनाता हूं मैं आपके सामने, आप कभी भी नहीं भूलो, ऐसा फॉर्मेट लेकर के आया हूं आपके लिए। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, जैसे पत्र का प्रकार बताया था मैंने आपको, प्रारूप बताया था फॉर्मेट, तो उसी प्रकार से सबसे पहले हम एप्लीकेशन में क्या करेंगे, सेंडर्स नेम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे, जो सेंडर्स एड्रेस, सॉरी नेम नहीं, नेम तो आप लिख सकते हो अन्यथा कोई जरूरी नहीं है, बाकी सेंडर्स एड्रेस मतलब भेजने वाले का पता लिखेंगे इधर। तो आपको कोई भी पता या तो क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा या आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए मैं यहां से बनाता हूं 1 2 5 1 2 6, ये जो प्लॉट नंबर या जो मकान नंबर है ये इसमें लिखना आवश्यक होता है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है इसमें। अब इसके बाद में देखिए कोई गली या सड़क या मार्ग जो हो वो आगे मेंशन कर देते हैं इसके। तो मेंशन करने का तरीका बताया था आपको, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां पर मंगल मार्ग, क्या लिख दिया मैंने, मंगल मार्ग, ये एम बड़ा आएगा यहां पर, ये ध्यान रखना, समझ गए। तो दोनों कैपिटल में आएंगे, मंगल मार्ग। अब इसके नीचे आप थोड़ा सा ये लिख दीजिए कि ये मंगल मार्ग कहां पर है, तो ये यहां लिख सकते हो आप इसके नीचे बापू नगर, बापू नगर, क्योंकि मंगल मार्ग है ना, तो मंगल मार्ग है ये, तो मार्ग का नाम डायरेक्टली आप ऐसे नहीं लिख सकते कि मंगल मार्ग जयपुर अजमेर जो भी कहीं पर भी है, इसमें ये भी लिखो इसका नगर का नाम भी। तो मंगल मार्ग कहां पर है, बापू नगर। इसके बाद में आप लिख दीजिए यहां पर ही, कहां पर है ये, जयपुर में है, तो मंगल मार्ग, ये जे बड़ा कर दो आप इसमें, मंगल मार्ग जयपुर, समझ गए। अब देखिए 125/1/126 मंगल मार्ग बापू नगर और ये जयपुर, ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, सेंडर्स एड्रेस हो गया, मतलब जो भेजने वाले का पता है वो यहां पर हमने मेंशन कर दिया। अब इसके नीचे थोड़ा सा सुधारने के लिए ये जो जयपुर है ये कहां है ये भी लिख सकते हो आप, तो ये राजस्थान में आपको पता है, लिख दिया राजस्थान। आगे आप लिख सकते हो कुछ भी जो इसके पिन कोड वगैरह हैं ये भी मेंशन कर सकते हो इसमें, ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हो इसको। जॉब एप्लीकेशन का प्रारूप तैयार कर रहे हैं हम, फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस लिख दिया हमने, तो सेंडर्स एड्रेस को पहला टॉपिक यही है, इसी प्रकार से तैयार करेंगे हम, समझ गए। जो जॉब एप्लीकेशन अगर आपके पेपर में मान लीजिए आती है तो आपको पत्र की तरह ही इसको इस प्रकार से लिखना है कि जो ये सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, समझ गए। सेंडर्स एड्रेस के बाद में नंबर 2 टॉपिक पर क्या लिखेंगे हम, ये देखिए आप, जो नंबर 2 टॉपिक है उसमें क्या लिखोगे आप, तो ये आपका सेंडर्स एड्रेस था। अब सेंडर्स एड्रेस के नीचे मैंने बताया था कि थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए आप, थोड़ी सी जगह आप छोड़ दीजिए, थोड़ी सी जगह छोड़ करके क्या लिखोगे आप, डेट लिखोगे, क्या लिखोगे, डेट। तो डेट डालिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डेट डाल दी 25 मार्च, फिर कोमा लगाओ तो आप लगा सकते हो अन्यथा नहीं भी, तो 25 मार्च 2020।
ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पर डेट को मेंशन कर दिया। क्या लिख दिया, डेट मेंशन कर दी, थोड़ी सी जगह छोड़ करके, मतलब एक लाइन छोड़ करके आपको क्या करना है, डेट को मेंशन करना है। अब देखिए इसके बाद में ये पता तो है सेंडर्स एड्रेस, समझ गए, भेजने वाले का पता, समझ गए। इसके बाद में क्या लिखोगे आप, ये देखिए सेंडर्स एड्रेस के बाद में क्या लिखोगे। मान लीजिए आप यहां थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए आप, और थोड़ी सी जगह छोड़ करके क्या करोगे, जो ऑफिशियल जो डेजिग्नेशन है, मतलब जो अधिकारी का पद है, किस आपको जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो ना आप, तो आपको जॉब की आवश्यकता है, तो किसी भी अधिकारी को लिख रहे हो। मान लीजिए आप किसी कलेक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर कोई मैनेजर को, कंपनी का मैनेजर है उसको लिख रहे हो, तो उस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ उसका पता लिखना है कि किसको भेज रहे हो आप। तो थोड़ा सा इसके नीचे जॉब एप्लीकेशन में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया द मैनेजर, लिख दिया द मैनेजर, तो द मैनेजर के नीचे अब ये मैनेजर कहां पर है, कहां कार्य करता है, मतलब कौन सी कंपनी में है मैनेजर, इसके नीचे आप इस कंपनी का नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं कि द मैनेजर लिख दिया। इसके बाद में आप अगर कोई संस्था है तो संस्था का जो प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो प्रिंसिपल, समझ गए, अगर आपको कोई टीचिंग वगैरह की आवश्यकता हो तो द मैनेजर लिख दिया। मैनेजर के नीचे आप क्या लिखोगे, किसी भी जो किसी कंपनी में होगा मैनेजर है तो उस कंपनी का नाम लिख दीजिए। इसके नीचे द मैनेजर, इसके नीचे आप लिख सकते हो, ये कंपनी का नाम लिख रहा हूं मैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन, ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन कहां पर है ये, ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन। इसके नीचे आप लिख सकते हो टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, समझ गए। अब जब मान लीजिए ये प्रारूप बता रहा हूं मैं आपको कि जो मैनेजर है वो कौन सी कंपनी में है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन में है, या टाटा मोटर्स लिख सकते हो, द मैनेजर, समझ गए। फिर टाटा मोटर्स लिख सकते हो आप, या फिर टाटा मोटर्स यूज न करके क्या करोगे आप, ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन कर सकते हो, समझ गए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन कर दीजिए आप, या फिर टाटा मोटर्स कर दीजिए, कोई सा भी इसमें से एक लिख दीजिए, समझ गए। इसका भी मैनेजर हो सकता है तो इसका भी मैनेजर हो सकता है, दोनों कंपनियों के नाम है, समझ गए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन या टाटा मोटर्स। फिर इसका पता, जैसे मान लीजिए ये टाटा मोटर्स कहां पर है, ये टाटा मोटर्स कहां पर है, तो इसका एड्रेस लिखिए, इसमें लिख दीजिए आप। जैसे मान लीजिए ये कहां पर है, 124 125, समझ गए। इस प्रकार से इसका पता लिखिए आप, एड्रेस लिखिए 124 125। आगे लिख सकते हो आप कहां पर है ये, रिको इंडस्ट्रियल एरिया। अब रिको इंडस्ट्रियल एरिया लिख दिया आपने, कहां पर है ये, तो ये भी कोई भी नेम डाल दीजिए, जयपुर, जैसे मान लीजिए जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान। इसको भी आप कैपिटल फर्स्ट वर्ड ही लेते हैं इसमें, तो जयपुर राजस्थान डाल दिया आपने ये पता। अब देखिए इसको समझिए, पहले समझाता हूं बाद में चलते हैं आगे। सबसे पहले आपने क्या किया, सेंडर्स एड्रेस, समझ गए। सबसे पहले क्या किया, सेंडर्स एड्रेस, तो सेंडर्स एड्रेस लिख दिया आपने। इसके बाद में डेट मेंशन की, फिर आप किस कंपनी को लिख रहे हो उस कंपनी का एड्रेस लिखना है, किस कंपनी का मैनेजर है, या कोई प्रिंसिपल या अदर डेजिग्नेशन भी हो सकता है, अन्य भी क्या हो सकता है, पद हो सकता है, इसमें कोई दूसरा पद भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये मैनेजर को लिख रहे हो तो द मैनेजर। अब द मैनेजर के नीचे क्या करना है, या तो ये ले लेना आप ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन, समझ गए, या तो इसका मैनेजर है। आप एप्लीकेशन बनाओ तब, ये दोनों अलग अलग है भाई,
टाटा मोटर्स भी अलग है, ये अलग है, समझ गए। तो दोनों ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने आपको कि आप ये दे, जैसे मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन ये डिपार्टमेंट, इसके मैनेजर को लिख रहे हो, या फिर टाटा मोटर्स का जो मैनेजर है, कहाँ पर है टाटा मोटर्स, इसका पता भी दे दिया मैंने नीचे कि 124-25 रिको इंडस्ट्रियल एरिया। अब आप अजमेर राजस्थान या कोई से भी डिस्ट्रिक्ट में, आजकल पता है आपको रिको इंडस्ट्रियल एरिया हर जगह है, समझ गए, लगभग। तो कहीं पर भी आप लिख सकते हो, कोटा वगैरह, जयपुर, समझ गए, जो भी इस प्रकार से एड्रेस देना है। मतलब यहाँ तक बात क्लियर है आपके, यहाँ तक समझिए आप, इसको लिख लीजिए, एक बार उतार लीजिए इसको। अब देखिए इसके नीचे क्या लिखेंगे, वही पत्र वाला प्रारूप ही चलेगा एक प्रकार से जॉब एप्लीकेशन में भी। ये एक प्रकार से लेटर से होते हैं, मैंने पहले बताया आपको, समझ गए, फॉर्मल लेटर होते हैं ये। तो फॉर्मल लेटर सीख रहे हैं हम, तो फॉर्मल लेटर में ये जॉब एप्लीकेशन आता है आपका, तो फॉर्मल लेटर में आता है, तो ये उतार लिया होगा आपने, उतार लीजिए इसको एक बार, फिर आगे बताता हूँ। इसके आगे देखिए ये सेंडर से एड्रेस आ गया, ये कंपनी का जिसको आप भेज रहे हो, समझ गए, नीचे कंपनी का भी देना होता है कि मैनेजर को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, जो जॉब एप्लीकेशन में, समझ गए। अब इसके बाद में आएगा आपका सैल्यूटेशन, क्या आएगा, सैल्यूटेशन। तो इसके बाद में सैल्यूटेशन लिखेंगे हम, तो सैल्यूटेशन लिखने का भी प्रकार होता है, तो वो मैं आपको बताता हूं, एक बार उतार लो इसको, नोट कर लो आप। अब देखिए बात कर रहा था मैं, इसके बाद में क्या लिखेंगे हम, सैल्यूटेशन। तो लेफ्ट साइड लिख रहे थे हम, तो सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे आपको पता है, वही डियर सर। अब देखिए डियर सर ही नहीं कर सकते आप इसमें, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आगे हम जो मैनेजर है वो मेल है या फीमेल है, समझ गए। तो इसके थोड़ा सा लिखने का तरीका सीखिए आप। डियर सर के आप ओब्लिक लगा करके मैडम भी लिख सकते हो, डियर सर या डियर मैडम, समझ गए, दोनों लिखना आवश्यक होता है, डियर सर या फिर मैडम। तो ये तो हो गया आपका क्या, सैल्यूटेशन, मतलब आपका जो नमस्कार करने का जो ढंग है, अभिवादन करने का, सैल्यूटेशन का मतलब ये हो गया। तो डियर सर ओब्लिक या फिर क्या लिखोगे, मैडम। अब इसके नीचे क्या लिखा जाता है, बस सैल्यूटेशन हो गया, सैल्यूटेशन के नीचे आप लिखोगे सब्जेक्ट, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। अब थोड़ी सी जगह छोड़ करके आप लिख दीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखोगे, या तो ऐसे डैश लगा लीजिए आप, समझ गए, या ऐसे नहीं लगाते हो तो सब्जेक्ट यूं करके और आप लिख सकते हो इसको, ये भी तरीका है लिखने का। तो सब्जेक्ट डॉट डॉट करके ऐसे, और आगे सब्जेक्ट लिखने का जॉब एप्लीकेशन में एक ही तरीका आएगा। सबसे पहले आप किसी को भी लिखो, क्या भी लिखो, सबसे पहले लिखना आपको एन एप्लीकेशन, ये बड़ा कैपिटल होना चाहिए एप्लीकेशन में ए, तो एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, पोस्ट लिखना जरूरी होगा, पोस्ट ऑफ, इतना लिखना है आपको, समझ गए। हर एप्लीकेशन में जॉब जो लेटर लिख रहे हो आप, जॉब एप्लीकेशन में क्या करना होगा आपको, जो सब्जेक्ट लिखते हो इतना तो हर में लिखना पड़ेगा आपको, और यही लाइन याद कर लेना आप, भले और कुछ नहीं लिखना है, यही तरीका अपना लेना। तो यही तरीका, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एप्लीकेशन के साथ में आपको पता है एन आएगा, आपको ये पता है, तो एन एप्लीकेशन लिखेंगे, मतलब एक एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र जिसको बोलते हो, फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब कौन सी पोस्ट के लिए है, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई करने का मतलब जानते हो कि आप एप्लीकेशन
कौन सी पोस्ट के लिए लिख रहे हो, तो एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके बाद में ये ब्लैंक। अब इसका मतलब समझ गए ये क्यों खिंचा है मैंने, ये क्यों खिंचा है भाई, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आगे लिख दिया। ये एक बताने का आपको फॉर्मेट बता रहा हूं मैं केवल, कि आप बनाना सीखिए पहले। एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर ये खाली जगह पोस्ट ऑफ। अब इसके आगे आप जिस पोस्ट के लिए जॉब चाह रहे हो, जिस पोस्ट के लिए क्या चाह रहे हो आप, जॉब नौकरी चाह रहे हो, तो उस पोस्ट का नाम यहां पर आप डाल दीजिए। तो उस पोस्ट का नाम यहां पर हम लिख देंगे, समझ गए। तो एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और फिर क्या लिख दिया यहां पर, उसका जो भी है एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब देखिए कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, समझ गए। तो अगर आप टीचर की पोस्ट के लिए कर रहे हो, मान लीजिए किसी संस्था में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें कर रहे हो, अगर मैनेजर में कर रहे हो तो कंप्यूटर ऑपरेटर लिख सकते हो आप, समझ गए। एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, समझ गए। एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर के लिए कर रहे हो, रेवेन्यू मैनेजर के लिए कर रहे हो, समझ गए। तो ये पोस्ट का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, किसका नाम लिखा जाएगा, पोस्ट का नाम लिखा जाएगा। तो उस पोस्ट का नाम लिख दीजिए आप। कंप्यूटर ऑपरेटर क्लर्क के लिए कर रहे हो तो क्लर्क लिख दीजिए आप, समझ गए। असिस्टेंट क्लर्क या असिस्टेंट टीचर के लिए कर रहे हो, समझ गए। तो जो भी जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो, एक प्रकार से ये जो एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो इसमें क्या करोगे आप, उस पोस्ट का नाम डाल दीजिए। क्वेश्चन में जो भी जिस पोस्ट के लिए भी आता है उस पोस्ट का नाम यहाँ पर, बाकी यहाँ तक आपको ऐसे ही कि ऐसे एज इट इज लिखना है। तो ये तो था सब्जेक्ट बनाने का प्रारूप, सब्जेक्ट बनाना बता दिया आपको। अब उसी प्रकार से लिखेंगे इसका जो कम्युनिकेशन लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, कम्युनिकेशन, मतलब क्या क्या। अब आपको पता है जॉब एप्लीकेशन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए बिल्कुल शॉर्टली और सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं यहां पर, और आपको अर्थ भी साथ साथ बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको तैयार करना है। देखिए यहां से लिखेंगे दिस इज इन रेस्पॉन्स, दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, टू योर एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए ये लाइन लेनी है आपको स्टार्टिंग में काम में। अब इसका अर्थ भी बताता हूं मैं अभी आपको। देखिए निकालिए, आप निकालिए इसका अर्थ क्या हो सकता है। देखिए अभी बताया आपको कि दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, मतलब ये आपका प्रत्युत्तर। रेस्पॉन्स का मतलब इन रेस्पॉन्स लगा रहे हो तो प्रत्युत्तर जिसको बोलते हैं, कि आपके प्रत्युत्तर में है ये। किसके प्रत्युत्तर में है, आपने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला, मतलब कि विज्ञप्ति निकाली, समझ गए। आपने जो विज्ञापन निकाला, एडवर्टाइजमेंट निकाला, एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको पढ़ाया भी है पहले, समझ गए। तो एडवर्टाइजमेंट के बदले में है ये, एडवर्टाइजमेंट के प्रत्युत्तर में है ये, कि आपने जो इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपके लिए प्रत्युत्तर है जो आपने क्या निकाला, योर एडवर्टाइजमेंट। तो ये लाइन आपको स्टार्टिंग में लिखनी है, दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, समझ गए। अब ये एडवर्टाइजमेंट कब प्रकाशित हुआ, तो इसमें आप लिख सकते हो एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड या पब्लिश्ड भी कर सकते हो, अपीयर्ड की जगह आप, समझ गए। तो अपीयर्ड भी वर्ड वही है, पब्लिश्ड भी। जो कब मतलब प्रकाशित हुआ, अपीयर्ड हुआ, पब्लिश्ड भी लिख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड, अब कहां पर अपीयर्ड हुआ, अपीयर्ड इन लगाओ आप पहले, अपीयर्ड इन। अब कौन से अखबार में हो, उस अखबार का मैगजीन का नाम लिखिए, अपीयर्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया,
ये मैगजीन का नाम लिख दिया मैंने, द टाइम्स ऑफ इंडिया, समझ गए। फिर फुल स्टॉप। तो इसमें आपको ये लिखने का तरीका है, अच्छे नंबर लाने के तरीके हैं ये। दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके एडवर्टाइजमेंट का ये जवाब कि मैं जो दे रहा हूँ, मतलब अपीयर्ड, जो कि प्रकाशित हुआ इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ, ये अखबार का नाम है। इसके आगे लिख सकते हो आप डेटेड, डेटेड, डेटेड। इसके बाद में डेटेड के बाद में देखिए ये जो डेट लिखनी है, मतलब डेटेड के बाद में डेट लिखिए आप। तो डेट लिखने का तरीका देखिए, जो आपने डेट लिखी थी उससे ऊपर डेट लिखी थी ना आपने, उससे 1-2 रोज पहले की होनी चाहिए, नहीं कि बाद की। तो उससे 25 मार्च ऐसा लिखा हमने, तो 25 मार्च की जगह हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1-2 रोज पहले का लिख देते हैं, डेटेड 22 मार्च, समझ गए, 2020। जो कब प्रकाशित हुआ था भाई, द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था, डेटेड 22 मार्च और 2020, मतलब 22 मार्च 2020 को ये प्रकाशित हुआ था, डेटेड हुआ था। इसके आप बाद में आप सीधा जोड़ दीजिए फॉर दी पोस्ट ऑफ, फॉर दी पोस्ट ऑफ, समझ गए। इसके बाद में आप पोस्ट का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिखोगे, नेम ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ पर आप पोस्ट का नाम लिख दीजिए इसमें। तो किस पोस्ट के लिए मतलब प्रकाशित हुआ था, जिस पोस्ट को, जो भी पोस्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई हो, या आप अपनी ओर से लिख देना अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई हो तो फॉर दी पोस्ट ऑफ, फिर पोस्ट का नाम लिख देना, समझ गए। पोस्ट का नाम लिख करके और आगे आप फुल स्टॉप लगा देना, समझ गए। अब फुल स्टॉप, ये पोस्ट का नाम लिखना है, फिर क्या लगाना है आपको, फुल स्टॉप लगाना है। तो ये तो एक जनरली बातें थी, मतलब साधारण सी बातें थी कि ये जो मैं प्रति उत्तर दे रहा हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट आपका प्रकाशित हुआ था, क्योंकि अखबार में देखते हैं जॉब वगैरह कि अब प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था, किस पेपर में हुआ था, ये बातें हो गई, किस पोस्ट के लिए हुआ था। अब आगे देखिए फुल स्टॉप यहाँ पर लगाना है। फुल स्टॉप के बाद में क्या करना है आपको, ये वर्ड लिखना है, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, ये वर्ड लगाना है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, फुल स्टॉप। अब देखिए इस लाइन को समझिए आप, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, मतलब मैं चाहता हूं अप्लाई करना इस सेम पोस्ट के लिए। सेम किसके लिए आ रहा है, पोस्ट के लिए आ रहा है ये सेम, मतलब समान रूप जो ये सेम पोस्ट है, इसके लिए मैं अप्लाई करना चाहूंगा। क्या करना चाहूंगा, अप्लाई करना चाहूंगा। अप्लाई का मतलब आप समझते हैं, मतलब जो एप्लीकेशन है वो आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए कर रहे हो। तो अप्लाई करना चाहूंगा फॉर दिस सेम, मतलब इस पोस्ट के लिए। तो ये वर्ड आपको काम में लेना है, लिखना है मोस्टली ये वर्ड। अब इसके बाद में देखिए आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे इसमें, आप जो एजुकेशन जो आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, समझ गए, जो शैक्षणिक योग्यता हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताओगे, क्या मेरी शैक्षणिक योग्यता है, क्या अनुभव है, समझ गए, ये सब बताओगे आप इसमें। तो ये बताना जरूरी होता है, आपको पता है। तो इसके बाद में लिखिए आई हैव, आई हैव, आई के साथ में पता है आपको क्या आता है, हैव। तो आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। सीधी सी लाइन है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब मुझे 2 वर्ष का अनुभव है। मुझे कितने वर्ष का अनुभव है, या फुल स्टॉप को हटा लीजिए, थोड़ा सा इसमें और जोड़ दीजिए,
फिर अलग वाक्य नहीं बनाना पड़ेगा आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखने पड़ेगा। तो आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब मुझे 2 वर्ष का क्या है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो ये तो जोड़ रहे हो कि आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बताना जरूरी होता है जो जॉब एप्लीकेशन में, समझ गए, पत्र वगैरह में नहीं। कभी आप पत्र में मतलब ले लेना ये वर्ड, क्योंकि आप एप्लीकेशन लिखते हो तब बताना होता है कि आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। इसके बाद में लिख सकते हो इन दी सेम फील्ड, इन दी सेम फील्ड, इन दी सेम फील्ड। तो दोबारा देख लीजिए, दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके बाद में क्या लिखना आपको, डेटेड 22 मार्च 2020 फॉर दी पोस्ट ऑफ, एंड देन क्या लिखना है, नेम ऑफ दी पोस्ट। जो ब्लैंक है आपके सामने खाली जगह है, इसमें क्या लिखना है, नेम ऑफ द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आता है। इसके बाद में देखिए, आई वुड लाइक टू अप्लाई, आई वुड लाइक टू अप्लाई, मतलब आपको क्या करना है, आई वुड लाइक टू अप्लाई, अप्लाई करना है फॉर दी सेम, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे 2 साल का क्या है, एक्सपीरियंस है इन द सेम फील्ड, इसे सेम फील्ड में है, समझ गए। तो ये जो लाइन बताई लास्ट की, ये मोस्टली लाइन है इसकी, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, मतलब जो पोस्ट आ रही है, जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हो, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो इसी फील्ड में मुझे क्या है कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो अनुभव बता दिया। इसके बाद में लिखोगे बिसाइड्स, क्या लिखोगे, बिसाइड्स, बिसाइड मत कर देना आप। देखिए दोनों वर्ड्स में काफी डिफरेंस है, बिसाइड्स, फिर थोड़ी सी कोमा लगा दीजिए इसके, बिसाइड्स, बिसाइड्स और बिसाइड दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और जो बिसाइड्स है मतलब इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब क्या है, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, इसके लिए बिसाइड्स वर्ड को यूज में लेते हैं। तो बिसाइड्स, अब इसके अलावा और क्या क्या है, अब देखिए दिमाग में क्वेश्चन लाइए कि इसके अलावा, आपने एक्सपीरियंस बता दिया, एक्सपीरियंस बताने के बाद में आप क्या बताओगे, तो ये आप अपने दिमाग में लाइए इस चीज को। बिसाइड्स का मतलब बताया आपको अतिरिक्त या इसके अलावा, तो के अलावा, इसके अलावा देखिए क्या क्या लिखना है, इसके बारे में लिखिए बिसाइड्स माई, बिसाइड्स माई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, बिसाइड्स माई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, तो क्या लिखना है, बिसाइड्स माई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, इसके अलावा जो मेरी शैक्षणिक योग्यता हैं, समझ गए। तो शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशंस, फिर कोमा लगाइए आप, इसके बारे में लिखिए गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर कोमा लगाइए, या कोमा ना लगाते तो एंड, कोमा नहीं लगाते तो एंड लिखिए, एंड प्लीजिंग, एंड प्लीजिंग, एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी बोलोगे आप इसको, क्या बोलोगे, पर्सनैलिटी, एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी। और आपको क्या करना है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। चलिए यहां तक बात करते हैं, फिर वाक्य क्या है लंबा हो जाएगा थोड़ा। आपको क्या करना है, यहाँ फुल स्टॉप यूज नहीं करना है, समझ गए। तो फुल स्टॉप यूज अभी नहीं करना है, आगे करेंगे। देखिए इसमें 3 बातें बताई, कौन कौन सी हैं बिसाइड्स के अलावा, कि माई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, मतलब जो मेरी शैक्षणिक योग्यता है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो बातचीत करने का जो अच्छा ढंग है, समझ गए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब जो बातचीत करने का ढंग होता है वो भी गुड है, एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी, और खुश मिजाज क्या है, व्यक्तित्व है उसका। प्लीजिंग का मतलब खुश मिजाज, तो खुश मिजाज पर्सनैलिटी है, मतलब व्यक्तित्व हो उसका। तो प्लीजिंग पर्सनैलिटी, खुश मिजाज व्यक्तित्व है। इसके बारे में लिखिए मेक मी ए, इसी में
make me a suitable candidate, make me a suitable, एक बार उतार लीजिए इसको, आप नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं मैं आगे। समझ गए? उतार लीजिए ऐसे कैसे, एज इट इज। अगर कोई स्पेलिंग में आपको, वैसे तो मैं खुले में लिख रहा हूं, जॉइंटेड इंग्लिश नहीं लिख रहा, खुले में लिख रहा हूं, समझ में आ गया होगा। तो यहां तक उतार लीजिए एक बार। प्लीजिंग पर्सनैलिटी मेक मी ए सुटेबल कैंडिडेट, और लिख लेना आप। उतार लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ तक माई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस मतलब जो मेरी शैक्षणिक योग्यता, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और बातचीत करने के जो अच्छे विचार हैं, ढंग हैं, एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी और खुश मिजाज मतलब अच्छी जो पर्सनैलिटी है, मेक मी ए सुटेबल कैंडिडेट, मेक मी ए सुटेबल कैंडिडेट मतलब मुझे एक सुटेबल कैंडिडेट बना देती है, एक सुटेबल कैंडिडेट बना देती है। कैंडिडेट का मतलब जानते होंगे आप, मतलब जो भी किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं कैंडिडेट, वही बात है। तो मेक मी ए सुटेबल कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट बना देती है। तो उतार लिया होगा, आगे लिखता हूं मैं इसके लिए। मेक मी ए यहां तक सुटेबल कैंडिडेट, लिख लिया सुटेबल कैंडिडेट। इसके बाद में फॉर द जॉब, फॉर द जॉब लिख लिया, फॉर द जॉब। तो इसमें क्या करना है आपको, सुटेबल कैंडिडेट फॉर दी जॉब मतलब एक अच्छा कैंडिडेट बना देती हैं। क्या बना देती हैं? अच्छा कैंडिडेट, अच्छा व्यक्ति बना देती हैं। क्या क्या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसको, ऐसी कौन सी बातें हैं जो बताई हैं कि उसको सुटेबल कैंडिडेट बना देती हैं? तो उसका जो गुड कम्युनिकेशन स्किल है आपका ही, जो आप लिख रहे हो, जो समझ गए, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल है। इसके अलावा जो प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी के अलावा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या बना देती हैं, एक सुटेबल कैंडिडेट बना देती हैं फॉर दी जॉब मतलब जॉब के लिए। ये है बात। आगे लिखिए, इसके बाद में देखिए यहां तक, इसके बाद में लिखिए इफ सेलेक्टेड आई, इफ सेलेक्टेड आई यदि मेरा चयन हो जाता है नहीं कर सकते आप, चयन हो जाता। इफ सेलेक्टेड आई मतलब यदि मेरा क्या, मैं सेलेक्ट हो जाऊं, क्या हो जाऊं, सेलेक्ट हो जाऊं। इफ सेलेक्टेड आई मतलब यदि मैं सेलेक्ट हो जाऊं, आई इफ सेलेक्टेड आई इज योर, selected I as your you, if selected I as your you, I as your best of my services,
बेस्ट ऑफ माई सर्विसेज, फुल स्टॉप। अब इस पंक्ति का आप अर्थ समझना, यदि इफ आई सेलेक्टेड आई, मतलब यदि मेरा चयन हो जाता है, आई एजोर यू, मतलब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, समझ गए? आई एजोर यू मतलब मैं आपको क्या करता हूं, विश्वास दिलाता हूं। तो आई एजोर यू मतलब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बेस्ट ऑफ माई सर्विसेज, यानी मेरी अच्छी सेवाओं के लिए, मतलब ऐसा विश्वास दिलाता हूं कि मैं बहुत ही अच्छी सर्विस करूंगा, बहुत ही अच्छी सेवा दूंगा। तो यू बेस्ट ऑफ माई सर्विसेज, तो ये था इस लाइन का अर्थ, समझ गए? ऐसा लिखना होता है इसमें। फिर देखिए लास्ट में लिखेंगे हम, आई हैव एनक्लोज्ड, आई हैव इनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड नहीं है सॉरी, इनक्लोज्ड, आई हैव इनक्लोज्ड, आई हैव इनक्लोज्ड माई रेजमी, माई रेजमी, तो आई हैव इनक्लोज्ड माई रेजमी फॉर योर परस्यूअल, फॉर योर परस्यूअल, देखिए PERSUAL, तो फॉर योर परस्यूअल एंड कंसिडरेशन और फुल स्टॉप। तो आई हैव इनक्लोज्ड माई रेज्यूमे फॉर यू, कि मैंने आपके लिए जो मेरा रिज्यूम है वो भी इनक्लोज कर दिया है, साथ में जोड़ दिया है, मतलब फॉर यू परस्यूअल एंड कंसिडरेशन, मतलब अवलोकन के लिए, परस्यूअल एंड कंसिडरेशन और विचार के लिए, मतलब आप इस पर कंसिडरेशन करें, विचार करें, और परस्यूअल मतलब अवलोकन, मतलब इसको देखें अवलोकन के लिए, मतलब देखने के लिए, एंड परस्यूअल उसको बोलेंगे परस्यूअल एंड कंसिडरेशन और विचार के लिए। कंसिडरेशन का मतलब विचार करना, समझ गए? तो परस्यूअल और कंसिडरेशन मतलब अवलोकन और देखने के लिए मैंने अपना रिज्यूम, जो रेज्यूमे बोलते हैं हम इसको, रेज्यूमे भी जोड़ दिया है। तो ये था इसका अर्थ। लास्ट लाइन है, आई एम लुकिंग, क्या लिखोगे? I am looking forward, I am looking forward to meeting, तो I am looking forward to meeting in person, ये लिख सकते हो आप, in person। अब देखिए इस लाइन का भी अर्थ समझते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में, हालांकि मैं ऐसे नहीं कह सकता, जो इंटेलिजेंट है उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा इस वाक्य से। क्या क्वेश्चन आएगा? देखिए, टू है, ये टू वर्ड, कौन सा वर्ड है? टू। तो टू के बाद में देखिए मैंने यहां ING लगा दिया। अब आप जानते हो टू के बाद में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा ध्यान रखना। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मैंने यहाँ मीटिंग कर दिया इसको, समझ गए? ING। तो समझ गए होंगे कि ING क्यों लगाया, या दिमाग में ऐसा क्वेश्चन चल रहा होगा कि ING कैसे लगा दिया सर ने। तो देखिए, विचार कीजिए, आप अपने माइंड को थोड़ा कंसंट्रेशन कीजिए, माइंड में ऐसा विचार लाइए कि ING कैसे आया है। सोचो, देखिए, थिंक करो। देखिए इसका टू के बाद में ING मीटिंग, ING आने का प्रकार क्या है? देखिए ये प्रीपोजिशन, जो जिसको आप बोलते हो प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशनल है एक प्रकार से। तो प्रीपोजिशनल टाइप में हम ING को ले सकते हैं, समझ गए?
प्रीपोजिशनल टाइप में क्या कर सकते हैं, आईएनजी को ले सकते हैं, अन्यथा किसको, टू के बाद में मीट ही आता है। समझ गए, तो ये था इसका कारण मीटिंग का। तो टू मीटिंग इन पर्सन। अब देखिए इसका अर्थ बताता हूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड की मैं तलाश में हूं, टू मीटिंग मतलब आपसे मिलने की, मीट का मतलब क्या है, मिलना यहाँ पर, तो मैं आपसे मिलने की तलाश में हूँ इन पर्सन मतलब व्यक्तिगत रूप से। समझ गए, पर्सन का मतलब क्या है, व्यक्तिगत रूप से। तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे मिलने की तलाश में हूँ, जब भी मतलब इंटरव्यू वगैरह के लिए उसको बुलाया जाएगा, इसके लिए बोल रहा है ये। तो दोबारा अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से मैं बता देता हूँ। इफ सिलेक्टेड मतलब यदि मैं सिलेक्ट होता हूँ, आई एज्योर यू मैं आपको क्या देता हूँ, आश्वासन मतलब विश्वास दिलाता हूँ, ऑफ माई बेस्ट ऑफ माई सर्विसेज मतलब जो मेरी अच्छी सेवाएं देने के लिए। आई हैव इनक्लोज्ड माई रिज्यूम, जिसको आप रिज्यूम बोलते हो, रिज्यूम नहीं बोलना आपको, रेज्यूम बोलना है। आई हैव इनक्लोज्ड मतलब मैंने साथ में, जिसको आप अटैच्ड बोलते हो, साथ में जोड़ दिया है माई रेजमी मेरा जो रेजमी है, फॉर यू आपके लिए, परस्यूअल एंड कंसिडरेशन मतलब आपके अवलोकन, परस्यूअल का मतलब क्या बताया था, अवलोकन एंड कंसिडरेशन विचार के लिए जोड़ दिया है। तो परस्यूअल एंड कंसिडरेशन मतलब विचार के लिए क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मतलब मैं तलाश में हूँ, टू मीटिंग मतलब आपसे मिलने की तलाश में, इन पर्सन व्यक्तिगत रूप से। अभी बताया कि जब भी उसका इंटरव्यू वगैरह होता है तो क्या करेंगे, इंटरव्यू वगैरह होता है तो आगे की बात लिख रहा है ये, मतलब यहाँ पर समझ गए कि अगर इंटरव्यू वगैरह होता है तो आपसे मिलने की तलाश में हूँ, उसको बुलाया जाता है। तो समझ गए, तो ये एप्लीकेशन लिखने का प्रकार था आपका। एक प्रकार से एप्लीकेशन लिख दी मैंने, समझ गए। अब इसके नीचे क्या लिखना है, देखिए मैंने कहा था कि थैंकिंग यू वर्ड यूज में नहीं लेना है। यहाँ लिख दीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए थैंक यू। क्या लिखना है केवल आपको, थैंक यू, थैंकिंग यू नहीं करना है, थैंक यू लिख दिया। समझ गए, थैंक यू के नीचे लिख सकते हो आप थोड़ा सा थैंक यू विथ रिगार्ड्स, ये वर्ड काम में ले सकते हो, थैंक यू विथ रिगार्ड्स। अब क्या करना आपको पता है, आपको 11 पॉइंट्स पहले बताए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो थैंक यू विथ रिगार्ड्स, इसके नीचे मैंने बताया था आप अपने सिग्नेचर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं अपने सिग्नेचर कर देता हूं, समझ गए, ये सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर के नीचे क्या करना है, केवल आपको अपना नेम लिखना है। क्या लिखना है, नेम लिखना है। तो जैसे मान लीजिए नेम है मेरा, मैं मेरा नेम लिख देता हूं कि महेश कुमार, महेश कुमार। तो महेश कुमार नाम लिख दिया मैंने अपना, इसके ऊपर क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। थैंक यू विथ रिगार्ड्स ये वर्ड जोड़ना है आपको केवल, और ये और इसके नीचे नेम। समझ गए, तो इस प्रकार से जॉब एप्लीकेशन को लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये ऐसी उम्मीद है मेरे को, और समझ में भी आ गया होगा। अब कहोगे कि सर हम जॉब एप्लीकेशन तो कैसे पूछ सकते हैं, कोई सी भी जॉब एप्लीकेशन एग्जाम में आ सकती है। तो ये तरीका तभी बताया है मैंने बेटा आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, केवल यही एप्लीकेशन याद करनी है। केवल पोस्ट का ध्यान रखना है आपको। क्या किसका ध्यान रखना है, पोस्ट का ध्यान रखना है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्वेश्चन में पूछ ले कि किस पोस्ट के लिए मतलब आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो पोस्ट को चेंज कर देना। बाकी शब्द यही रहेंगे, इसमें जो भी वर्ड्स हैं वर्ड्स को चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी आपको। और अगर नेम वगैरह देता है, समझ गए, तो उस नेम को चेंज कर सकते हो। बाकी जो एक अपना जो कम्युनिकेशन है वो यही रहेगा। तो जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का मतलब जो बीच का जो मैटर है इसका, समझ गए। देखिए सब्जेक्ट वही रहेगा, सब्जेक्ट में पोस्ट का नाम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में या तो दिया हुआ होगा, समझ गए, नहीं दिया होगा तो आप किसी पोस्ट का नाम लिख देना। और नीचे भी मैंने ब्लैंक छोड़ा था एक, उसमें भी पोस्ट का नाम आप लिख देना। वो ब्लैंक किसी कारण छोड़ा था मैंने, समझ गए, प्रारूप को समझाने के लिए।
तो उस ब्लैंक में भी जो क्वेश्चन में किसी पोस्ट वगैरह का नाम दिया हुआ है उस पोस्ट का नाम लिख देना। बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। इस एप्लीकेशन में जो जॉब एप्लीकेशन बता रहा हूँ इसमें आपको बिल्कुल बेटा कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको ये ध्यान रख लीजिए। और इसके नीचे सिग्नेचर करने का ये जो तरीका है ये बताया मैंने कि यहाँ सिग्नेचर वगैरह, इसके नीचे नेम वो का वो रहेगा। अगर क्वेश्चन में नेम आता है तो नेम चेंज कर देना आप। और जो एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस याद कर लो 1 2, और सेंडर्स एड्रेस अगर दूसरा एड्रेस देता है तो दूसरे एड्रेस लिख दीजिए आप, सेंडर्स एड्रेस, समझ गए। क्वेश्चन में आता है तो क्वेश्चन वाला लिख दीजिए, समझ गए। अगर क्वेश्चन में नहीं आता है तो यही एड्रेस आपको लिखना है। और द मैनेजर ऑफ अभी बताया था आपको, समझ गए। अगर मैनेजर को लिख रहे हो तो द मैनेजर ऑफ कर दो, किसी द सेक्रेटरी ऑफ, समझ गए, किसी सेक्रेटरी को लिख रहे हो तो समझ गए। अगर किसी अन्य पदाधिकारी को, मतलब डेजिग्नेशन वाला है वो, तो किसी अन्य पदाधिकारी को लिख रहे हो तो उस पदाधिकारी का नाम नहीं लिखना है, उसका पद लिखना है। जैसे मैनेजर क्या है, पोस्ट है, एक प्रकार डेजिग्नेशन पद है। इसी प्रकार से आपको क्या लिखना है, पद लिखना है। उसमें क्या लिखना है, पद। तो डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन के बाद में आप कंपनी है तो कंपनी का नेम लिखिए। अगर कोई डिपार्टमेंट है तो किसी डिपार्टमेंट का नाम लिखिए। अगर किसी विभाग का नाम दे रखा है तो विभाग का नाम लिख दीजिए आप। तो इस प्रकार से मतलब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। ये जो जॉब एप्लीकेशन है, इसी प्रकार से आपको जॉब एप्लीकेशन लिखने का जो ये तरीका है बता दिया। और कुछ चेंज नहीं करना है, केवल पोस्ट वाला मैंने बताया उसको आप चेंज कर सकते हो। इफ अगर मतलब क्वेश्चन में अन्य किसी पोस्ट का नाम दिया हो तो, अन्यथा वो पोस्ट भी कलर वगैरह कुछ भी लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। बाकी जो जॉब एप्लीकेशन है वो इसी प्रकार से लिखी जाएगी और 7 में से 7 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो ये ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये पढ़ करके जॉब एप्लीकेशन। तो पार्ट 4 में हम बिजनेस लेटर के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस लेटर्स का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार से तय करते हैं, कैसे लिखते हैं। ओके, थैंक्स।